नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना और मनी गुरु की इस बेहद ही खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आने वाला है साल 2023। ऐसे में नए साल में आपकी निवेश की स्ट्रैटेजी क्या हो, कहां पर आपके लिए नए साल में है निवेश के मौके, किन फंड में आपके लिए निवेश करना होगा फायदेमंद और नए साल में कैसे आप अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग कर सकते हैं। मनी गुरु की इस न्यू ईयर स्पेशल पेशकश में इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ जो खास मेहमान अभी हैं उनका परिचय करा देते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ बिजनेस ऑफिसर डीपी सिंह। डीपी सर, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में। और सबसे पहले हम आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमेशा की तरह आप हमारे साथ आज भी शामिल हुए हैं और आपकी मदद से हम निवेशकों को कुछ गाइड करें नए साल में अपना बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाने के लिए। सबसे पहले डीपी सर, नए साल को लेकर उम्मीदें कई सारी हैं, लेकिन कुछ जो हाल फिलहाल के जो कुछ फियर्स हैं वो भी लोगों के मन में काफी ज्यादा हावी हो गए हैं। आपकी नजर में नया साल जो है वो वाकई बेमिसाल रह सकता है, किन मायनों में? स्वाति जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। एंड आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ तक का सवाल है निवेशकों का, निवेश में एक बहुत बढ़िया साल 2023 रहने का, तो मेरे विचार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव हैं। सबसे पहले तो हम पॉजिटिव की बात करेंगे। जैसे देखा जा रहा है कि इकोनॉमी के स्तर पे देखें तो आज की डेट में सब लोग एक यूनानिमिटी के साथ इसमें ये बात कर रहे हैं कि ये अभी आने वाला दौर जो है हिंदुस्तान का दौर रहेगा, भारत का दौर रहेगा। और जो भी आने वाले टाइम में ग्रोथ होने वाली है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। चाइना प्लस वन की बात कर लें या अपने इंटरनली अगर हम बात करें, जो पीएलआई एक ही गेम चेंजर है जो स्कीम्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो उन सबको देखते हुए ये लगता है कि आने वाले टाइम में हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है बहुत बढ़िया करेगा। परंतु साथ ही जो आप बात कर रहे हो कि एक डर भी है, जो जियोपॉलिटिकल जो हम कहते हैं फैक्टर्स, और जो रिसेशन की बात हो रही है यूएस में या अदर कंट्रीज में, उसका कुछ ना कुछ असर तो हमारे ऊपर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए इस टाइम पे 2 चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं कि इक्विटी एज़ एन एसेट क्लास, उसमें जो लोग बने हुए हैं उनको बने रहना चाहिए, क्योंकि चाहे उसमें थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी भी होगी तो उसके बाद एक अच्छा समय ज़रूर आएगा। वो कल आता है या 1 महीने में आता है या 6 महीने में आता है, वो एक समय की बात है। और दूसरा, ये एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें आप जो पैसा लगाना बंद नहीं कर सकते। एक डिसिप्लिन्ड वे में जो हमारी एसआईपी की स्टोरी है या जो भी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के ज़रिए, कहने का मतलब ये है कि सेग्रीगेटेड वे में इक्विटी में निवेश तो करना ही पड़ेगा। और दूसरी रही बात, दूसरा जो एसेट क्लास है म्यूचुअल फंड के थ्रू, डेट म्यूचुअल फंड का, उसमें ये समय सबसे बेहतरीन है, जबकि ब्याज दर ऊपर है और आने वाले टाइम में कहीं भी जब ब्याज दर नीचे होएगी तो एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा कैपिटल गेन बुक करने का। और दूसरा, वैसे भी ये जो नई इनोवेशंस हुई हैं, नई तरह के प्रोडक्ट आए हुए हैं, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स वगैरह, तो उसके दौरान उसके ज़रिए जो पैसा एक वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, निवेशकों का एक बहुत अच्छी रकम बन सकती है। तो इसलिए मैं तो ये बोलूँगा 2022 वोलेटाइल रहा, अच्छा रहा, फिर भी बीच-बीच में म्यूचुअल फंड्स की स्कीम ने बहुत अच्छी रिटर्न भी दी। आज भी अगर हम देखते हैं तो डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट कैप्स में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, मल्टी कैप में लोगों ने अच्छी रिटर्न बनाई है। तो आने वाले समय में भी 2024 में मैं खुद बहुत इसके बारे में पॉजिटिव हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि एक अच्छा साल रहेगा 2024, 2 वॉलेटिलिटीज़ बनी रहेंगी। बिल्कुल, तो अच्छा साल रहने की पूरी उम्मीद। टीपी सर, आपके जवाब में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है और इस जो सकारात्मकता है उसके चलते ही हम चाह रहे हैं कि नए वाले साल में भी लोग निवेश, जिन्होंने शुरुआत नहीं की है, वो निवेश की शुरुआत करें। हमने जिस तरीके से जो एम्फी डेटा डीपी सर जारी करती रहती है उसमें तो ये साफ हो गया है कि लोगों की रुचि
खास तौर पर म्यूचुअल फंड निवेश के जरिए बढ़ी है। आने वाले टाइम में ये जो फिगर्स हैं, आंकड़े हैं, हालांकि थोड़ा बहुत आउटफ्लो हमने इस महीने में देखा है, दैट कैन बी ड्यू टू मेनी रीजंस, पर नए साल में आपको इसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होने का पूरा अंदाज़ा है। और जो हम एक आत्मनिर्भर निवेश की बात कर रहे हैं, उसके प्रति जो निवेशक है वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हुए हैं। निवेशक स्मार्ट हुआ है पहले के मुकाबले और ज़्यादा। शायद हो सकता है पिछले 2.5-3 साल में कोरोना काल ने निवेशकों को काफ़ी कुछ सिखाया। या देखिए स्वाति, देखिए ये चीज़ बिल्कुल पक्की है कि निवेश की तरफ लोगों की रुचि और ख़ास तौर पे म्यूचुअल फंड के ज़रिए से रुचि बढ़ी है और बढ़ती जा रही है। जब हम देखते हैं हर महीने कम से कम 12 से 15 लाख जो लोग हैं, 15 से 20 लाख रादर एसआईपीज़ नई इसमें शुरू म्यूचुअल फंड में शुरू होती हैं। कुछ पुराने निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड जिन्होंने अपना जिसको कहते हैं कि गोल अचीव कर लिया है, वो पैसे निकालते भी हैं। और म्यूचुअल फंड से पैसा निकलना कोई नेगेटिव बात नहीं है। 1% 2% के करीब में अगर कोई, हम ये मान के चलते हैं, अगर बैंक डिपॉज़िट में भी कोई व्यक्ति पैसा डालता है, तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा सिर्फ़ डालते हैं, निकालते नहीं हैं। जब ज़रूरत होगी तो पैसा निकालेंगे ही। ज़रूरत के मुताबिक पैसा निकालने में कोई गलत बात नहीं है। परंतु एक जो डर थोड़ा बना हुआ है, उसकी वजह से हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इक्विटी इन्फ्लोज़ थोड़े कम हुए हैं। परंतु एक चीज़ पक्की है कि एसआईपी की जो बुक है वो बढ़ती ही जा रही है। आज की डेट में ये करीब 14,000 करोड़ के करीब पर मंथ हो गई है, जो कि एक अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी देखें, ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन डॉलर्स या 2 बिलियन डॉलर की एसआईपी बुक, ये एक अ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही है। कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है ग्लोबली जिसमें इस तरह से डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होता हो। दैट इज़ नंबर 1। दूसरा, आने वाले टाइम में जब हम देखते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है, करीब 18 से 20% की दर से बढ़ रही है, और ये जो पैसा म्यूचुअल फंड में आता है, आमतौर पे वही पैसा है जो बैंक डिपॉज़िट में रहता है। अगर आप देखोगे बैंकों में क्रेडिट ग्रोथ तो हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छा लक्षण है कि लोग कैपेक्स के लिए पैसा ले रहे हैं, लोगों का धंधा बढ़ रहा है, उससे आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और उसका फ़ायदा मार्केट्स को होगा। एक तरफ वो हो गया। दूसरी तरफ जब हम डिपॉज़िट्स की बात करते हैं, तो डिपॉज़िट बढ़ रहे हैं करीब 9% की दर से। अब 9% की दर से अगर हम डिपॉज़िट बढ़ने की बात करते हैं, तो उसमें ये देखिए कि 9% में करीब 6 से 7% ऐसा है जो कि ब्याज के कैपिटलाइज़ होने की वजह से है। तो असल में देखा जाए तो बैंक डिपॉज़िट सिर्फ़ 2% से बढ़ रहे हैं। जबकि हमारी इंडस्ट्री, अगर उसमें से भी मार्क टू मार्केट निकाल दिया जाए, वही जो 6 से 7% है, तो हमारी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो 10 से 12% बढ़ रही है। अगर एक इंडस्ट्री बैंक डिपॉजिट के मुकाबले में 4 से 5 गुना ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसको और आप क्या बोलेंगे कि आने वाला समय तो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया है। बहुत से निवेशक इसमें आएँगे, बहुत से निवेशक इसमें फ़ायदा उठाएँगे। तो दूसरा इसमें ये भी है कि हम, जैसे पहले था कि एफआईआई से ऊपर निर्भर ना रह के हमें निर्भर रहना है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। अभी विद इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स में भी हमें ये ध्यान रखना है, हमें होलसेल मनी के ऊपर निर्भर ना रह के रिटेल मनी के ऊपर निर्भर करना है, जो कि एसएपी के थ्रू आ रही है, एसटीपी के थ्रू आ रही है। तो मेरे बिल्कुल को सर। तो हम्म। बहुत सकारात्मक जो लक्षण नज़र आ रहे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत लाखों की संख्या में हम्म। नए निवेशक जुड़ेंगे और ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और बढ़ेगी। बेहतरीन बेहतरीन सर। सर आपने जो नए साल के निवेश के लिए कुछ ऑप्शंस या कह सकते हैं कैटेगरी जिसका जिक्र किया, उसमें टारगेट मैच्योरिटी फंड का आपने जिक्र किया। अभी तो आजकल एफडीज भी काफी ज्यादा आकर्षक लग रही हैं। अगर हम एफडी और टारगेट म्यूचुअल मैच्योरिटी फंड को साथ में देखें राइजिंग रेट सिनारियो में, हालांकि एक और रेट की तरफ हम देख रहे हैं, उसके बाद शायद कुछ समय तक उसी पर बरकरार रहे दर, तो एफडी में पैसा लगाना सही या टारगेट मैच्योरिटी फंड में पैसा लगाना सही? बेशक टारगेट मैच्योरिटी फंड में पैसा लगाना सही है। उसका एक कारण ये है कि अगर आप सपोज़ एक 5 साल की एफडी में पैसा लगाते हो और आपको आज की डेट में 7.5% का ब्याज मिलता है, तो आपको 5 साल में 7.5% ही मिलेगा।
अगर आप टारगेट मैच्योरिटी में लगाते हो जिसमें टारगेटेड यील्ड जो है 7.5% के करीब ही है, तो उसमें आपका 7.5% पे तो आपका जो निवेश है वो एक लॉक हो गया। पर जो हमें लग रहा है, जो कि एक मार्केट में एक पूरी संभावना है कि 1 से 2 साल के अंदर ब्याज दर जो कम होएगी। एफडी में आपको कैपिटल गेन कभी नहीं हो सकता। अगर आपने टारगेट मैच्योरिटी में पैसा लगाया है, तो सपोज़ आपने 6 साल की टारगेट मैच्योरिटी में पैसा लगाया और जो आज की डेट में वाईटीएम है उसका, यील्ड टू मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं, 7.5% ही है जो कि एफडी के बराबर ही है। तो 3 साल के बाद अगर वो ब्याज दर है 7.5 से 6.5% हो जाएगी, तो आपको 3 साल का जो बाकी है उसके दर का कैपिटल गेन हो जाएगा। तो मतलब उस वक़्त आपकी रिटर्न 8.5 से 9.5% तक आ सकती है और उस वक़्त तक आप अगर आप उसमें से पैसा निकालते हैं, तो यू विल बी एबल टू बुक ए वेरी गुड कैपिटल गेन। और जितना लंबी अवधि का, क्योंकि आज की डेट में जो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हैं, वो 3 से 4 साल से लेके 30 साल तक की अवधि के अवेलेबल हैं। अगर मैं खुद ही अपनी बात करूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड की, तो हमारे पास 2026 की भी है, 2027 भी है, 2029 भी है, 2036 भी है और लॉन्ग टर्म डेट भी है जो कम से कम 25 से 30 साल के सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाता है। तो जितने लंबे वर्ष का आप निवेश उसमें लॉक करेंगे, उतना ज़्यादा कैपिटल गेन होने की आपकी चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं तो टारगेट मैच्योरिटी को ही तरजीह दूँगा। परंतु उसमें ये भी है कि अगर ब्याज दर थोड़ी देर और बढ़ती है, जैसे आपने बोला कि एक और हाइक हो सकता है, तो टेम्परेरीली वहाँ पे एनएवी लग सकता है कि एनएवी डाउन हो गई और नेगेटिव रिटर्न आ गई। परंतु अगर आपके पास 3 से 5 साल का मिनिमम समय है, तो जितना लंबे समय के टारगेट मैच्योरिटी फंड में आप पैसा लगा सकें, उतने ही ज़्यादा कैपिटल गेन आने की उम्मीद है एंड विद द टैक्स एफिशिएंसी वो और भी फ़ायदा इसका डबल हो जाता है। बिल्कुल। ये तो हमने थोड़ा डेट साइड पे बात की। वेरी क्विकली आखिरी सवाल यही आपसे होगा कि इक्विटी साइड पर जैसा आपने कहा कि जितना लंबा निवेश उतना लंबे टाइम के लिए निवेशकों को फायदा ही होगा। कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज जहां पर आपको लग रहा है नए साल में निवेश के मौके अच्छे हैं? इक्विटी साइड में अगर मैं बात करूँ तो मैं तो हमेशा यही धारनी रहा हूँ इस चीज़ का कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या किसी एक पर्टिकुलर कैपिटल मार्केट कैप को छोड़ के अगर मल्टी कैप में पैसा लगाया जाए तो मल्टी कैप एक बहुत बढ़िया एक फंड है जिसमें इक्विटी में लगा सकते हैं। परंतु जब हम कहते हैं कि कुछ डिसिप्लिन्ड वे में इक्विटी में भी लगाना चाहिए, तो उसमें तो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी या जिसको हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड बोलते हैं, जिसमें 25% के करीब इक्विटी में होता है और 75% का हम डेट में प्ले करते हैं। इन दी प्ले इज़ डन इन द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर के एक निवेशक के को ध्यान में रखते हुए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा उसमें लगा सकते हैं। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फॉर द फर्स्ट टाइमर जो पहली बार पैसा लगा रहा है, तो मेरा तो हमेशा ये रहता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड में पैसा लगाया जाए। अगर आपको कुछ भी नहीं करना और सिर्फ टैक्स एफिशिएंसी पे प्ले करना है तो सिर्फ वो आप एफएमपी पे लगा दीजिए। एफएमपी में अभी भी जो है एफडी के बराबर तो रिटर्न मिल ही रही है, कई जगह तो ज़्यादा भी मिलती है। परंतु इक्विटी में मेरी तो बार-बार ये गुज़ारिश रहेगी निवेशकों से या जो आने वाले निवेशक हैं, उनको अपनी निवेश यात्रा ज़रूर शुरू करनी चाहिए और निवेश यात्रा शुरू करने का सबसे पहला कदम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ही है और बैलेंस एडवांटेज फंड दूसरा और तीसरा आपका कोई भी मल्टी कैप या इक्विटी हाइब्रिड फंड ले सकते हैं आप। बिल्कुल। तो नए साल में जो संभावनाएं हैं वो अपार हैं। जैसे डीपी सर ने बताया कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है बाकी देशों के मुकाबले। हाँ, कुछ नेगेटिव असर हल्का फुल्का हम डेफिनेटली देख सकते हैं, वो तो संभावित है ही, लेकिन भारत में वो मादा है कि वो इन तमाम विपरीत परिस्थितियों से उबर कर सामने आए। और यही चर्चा हमने की आत्मनिर्भर निवेश की तरफ बढ़ते हुए हमारे निवेशकों के कदम कैसे रहें, उस पर डीपी सर बहुत धन्यवाद करेंगे आपका मनी गुरु में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नए साल का नया निवेश, कैसे बनाएं आत्मनिर्भर पोर्टफोलियो, चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे एक और खास मेहमान से, फिनकार्ट के सीईओ तनवीर आलम।
तनवीर, बहुत स्वागत करते हैं और सबसे पहले नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी नया वर्ष बहुत ही ज़्यादा खुशियों भरा रहे और आप ऐसे ही निवेशकों को और तमाम लोगों को फाइनेंशियल जर्नी में उनकी मदद करें। सबसे पहले मैं यही जानूंगी आपसे कि फिलहाल नए साल में कौन से ऐसे कैटेगरीज हैं या कौन से ऐसे हम पिन पॉइंट कर सकते हैं, ऐसे मौके हैं, अवसर है जहां पर एक जो पर्टिकुलर निवेशक है वो अपने लिए अच्छी फॉर्च्यून क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हम वेल्थ क्रिएशन के फॉर्मूला की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं जो नए साल में हम चाहते हैं कि निवेशकों को मिले ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। शुक्रिया जी स्वाति, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। एंड तो आते हैं आपके क्वेश्चन पे। देखिए, वेल्थ क्रिएशन जैसे आपने कहा वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पीरियड हमेशा होता है, और उसके लिए आपको अगर इक्विटी फंड में निवेश करते हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल आपको परमिट करता है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी फंड में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मौजूदा हालात पे अगर मुझे एक फंड चूज करना हो एज ऑफ नाउ अभी, तो मैं फिलहाल के इस दौरान मैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक कैटेगरी है जिसे हाइब्रिड डायनेमिक एसेट एलोकेशन कहते हैं, उस कैटेगरी को सेलेक्ट करूंगा। उसके दो रीजन हैं, क्योंकि डायनेमिक एसेट एलोकेशन में क्या होता है, उसमें एक इक्विटी कंपोनेंट होता है और उसके दूसरी ओर डेट जो फिक्स इनकम कहते हैं वो कंपोनेंट होता है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा है कि इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ा है, और मोर और लेस इंडिया में जो कहते हैं इंडिया इंटरेस्ट रेट पीक के कगार पे है, तो यहाँ से अगर इंटरेस्ट रेट में किसी भी तौर की स्टेबिलिटी या इंटरेस्ट रेट कट होता है, तो आपके डेट पोर्टफोलियो भी रिटर्न जनरेट करेगा। और जैसे कि हम ये समझते हैं कि इंडिया जिस सिचुएशन में खड़ी है अभी, यहाँ पर से आप इक्विटी की रिटर्न भी बहुत अच्छे आने की संभावना है, बिकॉज इंडिया की जो स्टोरी है बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत स्ट्रांग फुटिंग में खड़ी है। जैसे जैसे ग्लोबल सिनेरियो में स्टेबिलिटी आएगी इंटरेस्ट रेट की, और एफआईएस जब कंट्रीज देखेंगे जहाँ पर ग्रोथ है, इंडिया उन कंट्री में से नंबर 1 उभरेगा और वहाँ पर एसेट एफआईएस की इन्वेस्टमेंट आएंगी। जैसे जैसे एफआई की इन्वेस्टमेंट आएंगी, आपको मौका नहीं मिलेगा इस लेवल को कैच करने का। क्या आने वाले समय में हो सकता है वोलेटिलिटी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। देखिए, जब हम इक्विटी में निवेश करते हैं, वोलेटिलिटी इसका एक बहुत खास हिस्सा है और इसको हमको साथ में लेके चलना है। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल परमिट करता है और थोड़ी बहुत आप वोलेटिलिटी सह सकते हैं, तो वेल्थ क्रिएशन के आप बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करें 3 से 5 साल की टाइम होराइजन के लिए, और इस टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि आपको बहुत इजीली डबल डिजिट के ऊपर रिटर्न मिल रहा है एंड आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक कैटेगरी है जिससे मैं पहला चूज करूंगा यहाँ पर। तो ये इसमें हाई रिस्क कैटेगरी और मिड मॉडरेट रिस्क कैटेगरी वाले भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके तनवीर, कुछ फंड्स बैलेंस एडवांटेज फंड से जो आप रेकमेंड करेंगे? तो बैलेंस एडवांटेज फंड में 2 फंड जो बहुत कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एक तो है आईसीआईसीआई का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि फंडामेंटल में चलता है, दूसरा है ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि टेक्निकल के फैक्टर्स में चलता है। तो ये 2 फंडामेंटल टेक्निकल 2 डिफरेंट कैटेगरीज के फंड होंगे आपके पास, दोनों में आप निवेश कर सकते हैं। ओके, और बैलेंस एडवांटेज फंड आपकी पहली पसंद, उसके अलावा कोई कैटेगरी जो नए साल में आपको प्रॉमिसिंग लग रही है? लॉन्ग टर्म में अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो आप बेसिकली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में चुनूंगा। क्या देखिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ऐसा होता है कि मार्केट जब हर समय में आप देखेंगे कि मार्केट के 3 हिस्से हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। जैसे कि आप बहुत अगर किसी बॉलीवुड मूवी के कोरिलेट लेंगे, बस ये बहुत बड़े एक्टर्स होते हैं, मीडियम एंड स्मॉल एक्टर्स। तो अब किसी भी समय में ये तीनों कैटेगरी एक साथ मूव नहीं करते, कभी कभी कोई लार्ज कैप बेटर परफॉर्म करता है, कभी स्मॉल कैप बेटर परफॉर्म करता है। लेकिन एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए इसे टाइम करना मुश्किल होता है। तो अगर ये आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देते हैं, तो वो मार्केट मूवमेंट को मॉनिटर करके वो अकॉर्डिंगली एलोकेट करते हैं कि भाई मुझे कितना लार्ज कैप
स्टॉक में डालना है, कितना मिड कैप और कितना स्मॉल कैप में डालना है, निवेश करना है। तो फ्लेक्सी कैप उस फंड कैटेगरी में आता है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैं चाहूंगा कि वो आप वेल्थ क्रिएशन के लिए, अगर आपके टाइम होराइजन 7 साल 10 साल टाइम पीरियड है, तो उस कैटेगरी में चूज करें। और उस कैटेगरी में मेरा जो सिलेक्शन रहेगा पराग फ्लेक्सी कैप है, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप, ये 2 फंड आप चूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरी के फंड्स हैं। तो अब क्योंकि अभी वोलेटिलिटी मिड एंड स्मॉल कैप में आने की संभावना ज़्यादा है, तो देखेंगे पीजीएम जैसे कैटेगरी और या पराग पारिक है, इसमें लार्ज कैप का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसमें वोलेटिलिटी आएगी, लेकिन ये बहुत स्टेबल कंपनी है, किसी भी अनसर्टेनिटी को झेलने की इसमें काबिलियत ताकत है। तो ये वोलेटिलिटी से आपको पार ले जाएगी और वो लॉन्ग टर्म पीरियड वेल्थ भी क्रिएट करेगी आपके लिए। और तनवीर, ये तो हमने कुछ इक्विटी कैटेगरीज की बात की। डेट पोर्टफोलियो के लिए कैसा नया साल लग रहा है और कैसे कैटेगरी में निवेश करना सही रहेगा? ठीक है, देखिए डेट अभी तेजी से इंटरेस्ट ऊपर गया है और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन वर्ल्ड टारगेट कर रही है, इंटरेस्ट ऊपर जाने की थोड़ी बहुत संभावना और है। बट जहां तक एक्सपर्ट का मानना है कि यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट मोरलेस स्टेबल हो गया है, मे बी 1 क्वार्टर और थोड़ा सा राइज होगा, बट मोरलेस इंडिया में इंटरेस्ट रेट वो स्टेबिलिटी थोड़ी सी आती दिख रही है। अब अगर ये इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो जाता है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये 2024 से इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्ट करेंगे, तो अगर आपकी 3 साल की अवधि है, अगर आप डायनेमिक बॉन्ड फंड जैसे कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि फंड मैनेजर के पास ये छूट है कि वो अपनी जो ड्यूरेशन है, फंड की अवधि है, इंटरनली बढ़ा ले या कम कर ले। तो इससे क्या है, जैसे इंटरेस्ट रेट में कट आएगी, आपको बॉन्ड फंड में उछाल दिखेगा, इसके रिटर्न में उछाल दिखेगा। तो उस कैटेगरी में 2-3 फंड जो है मेरे माइंड में बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है। आईसीआईसीआई प्रू ऑल सीजन बॉन्ड फंड है, एक्सिस डायनेमिक बॉन्ड फंड या आईडीएफसी डायनेमिक बॉन्ड फंड, ये 3 फंड आप में से किसी भी चूज कर सकते हैं। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होगा, ये आपको इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि ये डेट फंड होने के बावजूद ये आपको 8.5-9% की रिटर्न दे सकती है। करंटली इस मौजूदा हालात में इनकी जो वाईटीएम है, जो पोर्टफोलियो यील्ड कहते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी, वो करीब 7.5% का है। 75 बेसिस पॉइंट से 1.5% का इनका एक्सपेंस रेशियो है। इनकी जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, किसी में 2 साल से लेके 5 साल तक भी है। और अगर इंटरेस्ट रेट 1% से भी कम आता है या आधा परसेंट भी नीचे आता है, तो आप 5 साल की अगर मैच्योरिटी ड्यूरेशन है, आधा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5% जो है राइट, यील्ड और बढ़ सकती है। तो बिल्कुल। ये प्री एक्सपेंस रिटर्न जो 7.5 का है, वो आपको 10% दिखेगा। एक्सपेंस कट करने के बाद अगर 1% भी एक्सपेंस रहा, तो 9% ये डायनेमिक तो बॉन्ड फंड डिलीवर डायनेमिक कर बॉन्ड सकती फंड, है। तनवीर, आपके हिसाब से इज अ गुड बेट इन द डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी। समय थोड़ा कम है, इसलिए वेरी क्विकली, इंटरनेशनल फंड कैटेगरी में आपके पसंदीदा फंड्स कौन से रहेंगे? थोड़ा बहुत, क्योंकि ग्लोबल अपहीवल भी हम देख रहे हैं, तो वहां पर कौन से रिकमेंडेशंस आपकी तरफ से? देखिए अभी पीपल हुआ हाई रिस्क कैटेगरी, जिन्हें देखिए अपॉर्चुनिटी हमेशा आपको प्रॉब्लम के समय में मिलेगा। तो क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, रिसेशन है, स्लो डाउन है, तो ये देखेंगे यूएस मार्केट, चाइनीज मार्केट ये काफी शार्पली करेक्ट हुए हैं। तो और ये 2 लार्ज इकोनॉमीज हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत दिन तक ये आपको इनको टेम नहीं करते। और दूसरी बात ये है, आप यूएस जैसे मार्केट देखेंगे ना, वहां पर जो कुछ कंपनीज हैं जैसे कि एप्पल है, से फेसबुक है, अमेजोन है, उसकी रेवेन्यू जो है सिर्फ यूएस में लिमिटेड नहीं है। 50% ऑफ द रेवेन्यू कम्स जो है इंडिया के बाहर, यूएस के बाहर से आती है। तो उस कैटेगरी में, इंटरनेशनल कैटेगरी में, पीजीआई इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है, जो यूएस के अलावा यूरोप और चाइनीज मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकती है। तो वो एक फंड आपको होलिस्टिकली फंड देख सकते हैं इंटरनेशनल कैटेगरी में। उसके अलावा ईडल वाइज का ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड है, जो ऑफशोर फंड है, वो एक अच्छा फंड है, ये आप दे सकते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग कह रहे हैं चाइना डिपेंडेंसी कम, बट
मेरे ओपिनियन में चाइना को पूरी तरह निग्लेक्ट करना मुश्किल होगा, एंड राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया एंड चाइना दोनों मेरे हिसाब से दे विल डू वेल। तो ये दो फंड मेरे इंटरनेशनल कैटेगरी में मेरे बिल्कुल, तो select करेंगे। इंटरनेशनल फंड का एक फ्लेवर अकॉर्डिंग टू तनवीर आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो ये कुछ मेजरली कुछ कैटेगरीज ऑफ फंड्स हैं जो नए साल में आप जिससे एक नया पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका तनवीर, आप हमारे साथ न्यू ईयर स्पेशल प्रोग्राम में आज मनी गुरु में शामिल हुए। थैंक यू सो मच। आज के इस शो में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।